हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और आपको बता दें, यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और ये जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ये देखिए टीजीटी, पीजीटी और साथ साथ में सुपर टेट दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोनों क्या, तीनों के लिए। ज्योग्राफी एक ही है, टीजीटी में थोड़ा सा डाउन पूछा जाता है, पीजीटी में थोड़ा सा हार्ड पूछा जाता है, सुपर टेट में जीएस का कोई लेवल ही नहीं है। किस लेवल का आ जाए, कभी कभी ये पीसीएस लेवल का आ जाता है। और 12th तक अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आईएएस पीसीएस सब इसमें कवर हो जाता है। तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो जीएस में तो सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, और जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप तैयारी किसी एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बहुत ही स्टैंडर्ड और टफ लेवल के क्वेश्चन और नए क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जितने आप लोगों ने घिसे पिटे क्वेश्चन देखे हैं, अब देखते होंगे क्वेश्चन वहां से एग्जाम में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, अब डिफरेंट पूछा जाने लग गया है। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, सौर किरणित ऊर्जा, सौर विकिरण। आपको बता दें, विषुव आयन यानी कि पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की जो स्थिति होती है उसे हम कहते हैं विषुव आयन। तो पृथ्वी की जो विषुव आयन होता है, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता और पृथ्वी को कक्षा की उत्केंद्रता इत्यादि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से यह संबंधित है, किंतु सौर किरणित ऊर्जा इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर हमका डी सही हो जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह होता है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी, नक्षत्र कहलाता है। ऑप्शन बी सही होता है, नक्षत्र कहलाता है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ चमकीले तारों का ऐसा समूह जो एक तल में स्थित दिखता है, क्या कहलाता है? तारामंडल या नक्षत्र कहलाता है। तारामंडल या जिसे आप नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है निहारिका से रिलेटेड, याद आ गया तो आपको बता देते हैं। निहारिका एक आकाशीय पिंड है जो गैस और धूल कणों से बना हुआ है। आपको एससीईआरटी में मैंने पढ़ाया डिटेल में। और यहां पर ये देखिए एंड्रोमेडा, ये क्या है? एंड्रोमेडा ये पृथ्वी की सबसे निकटतम निहारिका है, इसलिए मैंने निहारिका के बारे में आपको बताया। और क्योंकि निहारिका से रिलेटेड ही अगला पॉइंट हमें आपको बताना था, जो कि एंड्रोमेडा है। और सबसे हल्की जो निहारिका है वो कौन सी है? देखिए, एंड्रोमेडा पृथ्वी की सबसे निकटतम निहारिका है, और सबसे हल्की जो निहारिका है वो क्या है? ओरियंस स्वार्ड। ठीक, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए। क्लियर है? तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे सभी तक, जिससे कि वीडियो पहुंचे और मेरी मेहनत थोड़ी सी सफल हो जाए। आपके सपोर्ट, आपके प्यार, आपके सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है, जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किससे प्राप्त होता है? एक भू उपग्रह जो अपनी कक्षा में इस तरीके से निरंतर गति करता रहता है। आप देखते होंगे जब सर्कस में जाते हैं तो एक मौत का कुआं होता है, तो मौत के कुएं में क्या होता है? कुएं में इस तरीके से बाइक लेकर के घूमता रहता है, तो उसमें भी फोर्स लगा हुआ होता है, तो सेंट्रल की तरफ वो इस तरीके से गिरता नहीं है नीचे। वैसे ही जब भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो किससे प्राप्त होता है इसे? ये अपकेंद्रीय बल। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, तो एक जो भू उपग्रह होता है
अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, या अपकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त होता है। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा किस रूप में वर्गीकृत की गई है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देते हैं जिससे कि आप लोग आसानी से रिप्लाई कर सकें। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए। यहाँ पर सर्पाकार लिखा होगा, ठीक है, सर्पाकार होना चाहिए, सर्पाकार। तो आकाश गंगा या मंदाकिनी ब्रह्मांड में विभिन्न द्रव्यों के एक साथ संकेंद्रण यानी कि एक तरीके से जुड़ने के फलस्वरूप तारों का निर्माण होता है। इन तारों का जो बड़ा समूह होता है मिलकर के क्या बनाता है? आकाश गंगा का निर्माण करता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे हम कहते हैं मिल्की वे, दुग्ध मेखला कहते हैं, और इसकी आकृति सर्पिल है, सर्पिलाकार है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके दिन की अवधि और इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटतः पृथ्वी के ही समान है, ये सत्य है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है, देखिए घुमा करके पूछा गया, कौन सा यूरेनस, नेपच्यून, शनि या मंगल, इसके दिन की अवधि और इसके जो अक्ष का झुकाव है लगभग पृथ्वी के ही समान है, किसके बारे में सत्य आपको बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता, मंगल के बारे में। पृथ्वी और मंगल का झुकाव लगभग समान है, और आपको बताएं इसका परिक्रमण काल भी समान ही है। विकल्प आपका डी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड लेवल के सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग मेरी क्लास करते हैं तो सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी छोड़िए, आपका पीसीएस क्वालिफाई हो जाएगा, गारंटी के साथ कहते हैं। इतना हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल मुझे पता है कि हम किस लेवल से पढ़ाते हैं और लोग कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे बिल्कुल हमेशा हम अलग और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आते हैं, और बस ये पर्पज़ होता है कि आपको घिसे पिटे से पुराने क्वेश्चन ना मिले। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, आपको विकल्प चूज करना है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए और 2 दोनों। देखिए, तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं। मैंने सूर्य के बारे में बताया, तो उसे अब ऊर्जा कहाँ से मिलते हैं? नाभिकीय संलयन। तो सूर्य भी तारा है, तो हर तारे के लिए नाभिकीय संलयन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तारे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाते हैं। दूसरा मैंने भी सही यहाँ पर सही बताया। तो जो तारे होते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि उनका तापमान बढ़ जाता है। जब ये तारे संकुचित हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो इनका जो टेम्परेचर होता है ये बढ़ जाता है, और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस होती है जो निरंतर कोरोड में आकर के किस में बदल जाती है? हीलियम में। हाइड्रोजन से हीलियम बन जाता है, हीलियम में परिवर्तित हो जाती है, और इस प्रक्रिया से जो मुक्त ऊर्जा होती है यही तारों की सतह का तापमान बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। बात समझ में आ रही है? तो नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन की वजह से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो विकल्प आपका हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, 1 और 2 दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ध्यान दीजिएगा, सुमेलित करके आपको यहाँ पर विकल्प बताना है। तो आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देते हैं, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करिए आराम से विकल्प खोज करके। वेरी गुड, विकल्प यहां पर हमारा ए सही हो जाता है। चलिए अब मिलान कर लेते हैं। ग्रह यूरेनस, तो एक का दूसरा सही हुआ। उपग्रह चंद्रमा, बी का पहला सही हुआ। पुच्छल तारा हेली, एससीईआरटी में मैंने आपको पढ़ाया, देख रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके एससीईआरटी से मिल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन मिल रहा है। पुच्छल तारा हेली। कृत्रिम उपग्रह यान, डी का तीसरा मैरिनर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, मंगल, शुक्र या बुध? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं। ठीक है, सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? 9 ग्रह थे। तो 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया और प्लूटो को बौना ग्रह मान लिया गया। फिर उसके बाद ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आकार के बढ़ते क्रम के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का जो विवरण है वो कैसा होगा? तो आपको बता दें, पहला बुध हो गया सबसे छोटा, फिर बड़ा मंगल है दूसरे नंबर पर, फिर है शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर अरुण है, फिर वरुण है और शनि है, और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। ठीक है, तो ये है सबसे छोटा बुध ग्रह है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा है बृहस्पति। तो लेकिन ये आसानी से भी ये नहीं पूछा जाता है सबसे छोटा और सबसे बड़ा, आपको क्रम दे दिया जाता है, क्रम के अकॉर्डिंग आपको सेट करना होता है। तो क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसे नहीं पूछ लिया जाएगा सबसे छोटा कौन सा सबसे बड़ा कौन सा, वो जमाना गया। ठीक है, बात समझ में आ रही? कभी इधर से दे देंगे, कभी इधर से दे देंगे, कभी बीच से उठा करके दे देंगे। मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण में आपको लगाना होगा। तो आप यहाँ पर जब तक शुरू से लास्ट तक नहीं जानते रहेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति, बिल्कुल सही है, सुमेलित है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, बिल्कुल सुमेलित है। और सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, आपको मैंने बताया है, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, सब कुछ ये किसका नाम है? शुक्र को माना जाता है। और सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, ये सुमेलित नहीं है, विकल्प आपका डी सही हो जाता है। ठीक, और सौर मंडल में बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये सही हो गया ना, बुध सबसे छोटा है, शुक्र सबसे चमकीला और गर्म ग्रह भी है। मंगल ग्रह का सूर्य की कक्षा में जो परिक्रमण काल है 687 दिन है। ठीक है, मंदतम की बात हम कर रहे हैं, जबकि वरुण का सूर्य की कक्षा में परिक्रमण काल कितना है? 164.8 वर्ष है। तो यहाँ पर वर्ष है, यहाँ पर दिन है, तो सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह तो नहीं, यानी कि सबसे धीमी गति से चलने वाला नहीं है ना, तो इसलिए विकल्प आपका डी से हो जाएगा। सबसे मंदतम किसका है? वरुण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग, विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 8 मिनट लगता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अच्छा, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, पूछा जाता है। पृथ्वी से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य पृथ्वी से। और इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। इसके सतह का तापमान पूछा जाता है तो कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है? पूछा गया है। बाहरी भाग कहलाता है क्रोमोस्फीयर। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? ये भी पूछा गया, कोर कहते हैं। और इसका तापमान कितना है? इसका तापमान हम आपको बताते हैं 0 के साथ। आप देखिए, 15 लिखिए, फिर 1 2 3 4 5 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 4 6 जीरो हैं, तो कितने करोड़ हुए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है?
चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, आराम से पढ़ना है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। इतना बोलेंगे तो आपको भूलेगा नहीं कि कितना लाख कितना करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आसान है लेकिन पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, काला दिखाई देता है। भाई काला क्यों दिखाई देता है? हमें तो नीला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल क्या होता है? होता ही नहीं, अनुपस्थित होता है। वायुमंडल से क्या मतलब है भाई? वायुमंडल रहे या न रहे, हमें अंतरिक्ष से आकाश का रंग देखने का क्या मतलब है? वायुमंडल रहे या न रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है जब वायुमंडल रहेगा नहीं तो प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होगा? तो प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होता, फैलाव ही नहीं होता। जब प्रकाश ही हमारी आंखों पर नहीं पड़ेगा तो हमें कोई चीज़ कैसे कलरफुल दिखेगी, किस रंग की दिखेगी? किसी भी रंग की नहीं दिखेगी, तो वो काली ही दिखेगी। जब प्रकाश हमारी आंखों पर नहीं पड़ता है, हमें अंधेरे में कोई चीज़ काली काली क्यों दिखाई देती? क्योंकि प्रकाश हमारी आंखों पर नहीं पड़ रहा होता। तो चीज प्रकाश का वहाँ से रिफ्लेक्शन यानी कि वस्तु पर प्रकाश जब पड़ती है और फिर वही प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। जब प्रकाश परावर्तित ही नहीं हो रही है तो कहाँ से हमें दिखाई देगी वो वस्तु? तो इस वजह से ये अंतरिक्ष काला ही दिखाई पड़ता है। ठीक है। और पृथ्वी से आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें नीला दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता तो वो इस वजह से हमें नीला दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सूर्य का निकटतम जो ग्रह है उसका क्या नाम है? आप लोगों ने देख लिया, ऑप्शन ए सही हो जाता है, बुध है। इसके बारे में आपको बता देते हैं। बुध, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन जो हम पॉइंट बताने चलेंगे वो आसान नहीं है, मतलब कई क्वेश्चन आपके उसमें तैयार हो जाएंगे। बुध सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। और आपको बता दें, पूछा जाता है कि सबसे अधिक दैनिक तापांतर किस ग्रह का है? तो सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होने के कारण इसका जो दैनिक यानी पूरे दिन का जो ताप का अंतर होता है ये सर्वाधिक होता है बुध ग्रह का। और अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, यह सूर्य की सबसे कम समय यानी कि 88 दिन 88 डेज में परिक्रमा पूरी करता है, पूछा जाता है। ठीक। और ग्रीक लोग इसे किस नाम से जानते हैं ये भी पूछा जाता है, अपोलो है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। और कल मैंने आपको बताया था बुध के साथ साथ शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। और बुध ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है जो वर्ष में केवल 3 बार दिखाई पड़ता है। और आपको हम बता चुके सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रहों की जो स्थिति है, अभी तक मैंने हिंदी में बताया, एक बार अंग्रेजी में बता देते हैं। चलिए हिंदी अंग्रेजी दोनों जानिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं इंग्लिश में। मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये मैंने आपको बताया है, आपको बताना है जल्दी से। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य और तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। और हाइड्रोजन बम का निर्माण भी इसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है हाइड्रोजन बम का निर्माण। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है हाइड्रोजन बम का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है और करेंगे सभी क्वेश्चन का एक बार जल्दी से फटाफट से सुपर फास्ट रिवीजन करने का ये पर्पज होता है कि कोई भी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं आपकी मेमोरी में फीड हो जाए परमानेंट के लिए, तो परमानेंटली फीड हो जाए, जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़े आप लोग उसको यूटिलाइज कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो मतलब सुपर फास्ट रिवीजन की क्लास है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, नक्षत्र या तारामंडल। अगला है, एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किससे? ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन ए सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। अगला क्वेश्चन, इसके दिन की अवधि और इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटतः पृथ्वी के ही समान है। ये सत्य है किसके बारे में? विकल्प आपका डी सही हो जाता है, मंगल के बारे में। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, नाभ की संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, सुमेलित करना है तो विकल्प यहाँ पर कौन सा सुमेलित होगा? ऑप्शन ए सही हो जाता है। ऑप्शन ए, ग्रह है यूरेनस, उपग्रह है चंद्रमा, पुच्छल तारा हेली, कृत्रिम है उपग्रह यान मैरिनर। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाता है, बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको मैंने बताया ऑप्शन डी, सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल नहीं है। कौन सा है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, 8 मिनट। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, काला दिखाई देता है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, बुध ग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, नाभ के संलयन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है और आपको क्वेश्चन कैसे लगे हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और लास्ट में चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में नीचे कॉमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो हमें आपके कॉमेंट का, आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर हम डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए ज़रूर देखेंगे। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।